Class 9th, Subject History, Chapter 4, Forest, Society and Colonialism. Dear students, today I will teach you about forest, society and colonialism in this chapter and in this video. So, open your book and chapter and see my video and listen to me carefully. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वन्य समाज, वन या जंगल में रहने वाले लोग और औपनिवेशिक शासन व्यवस्था या उपनिवेशवाद के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम बेसिक कंसेप्ट्स फॉर यू। फर्स्ट, व्हाई डिफॉरेस्टेशन। व्हाई डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण क्यों। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि वन रोपण, वन लगाना, पेड़ पौधा लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है निर्वनीकरण, जिसमें अंधाधुंध बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर दी जाती है और वनों को समाप्त कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, या व्हाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स लार्ज स्केल्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पर जंगल के पेड़ पौधों का सफाया कर देना, काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भी बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किए गए थे। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है, फर्स्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। खेती योग्य भूभाग का बढ़ना, यह एक पहला कारण था। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, खेती योग्य भूभाग का बढ़ना। इसके अंतर्गत कंसिडरेबल लैंड मास इन इंडिया वाज अंडर फॉरेस्ट्री बाय 1600। 1600 ईस्वी के आसपास भारत में कृषि योग्य भूभाग में और उसके क्षेत्र में विस्तार होने लगा, जिसके कारण लोग जंगलों को काटकर खेती करने लायक बड़े से भूभाग तैयार करने लगे। विथ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड फॉर फूड रोज, लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन। जैसे जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों के बीच खाद्य फसल और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगी। उसकी पूर्ति करने के लिए लोग बड़े पैमाने पर जंगल को काटकर खेत बनाने लगे। कल्टीवेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एक्सपेंडेड फॉर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक रीजन्स। अब इस कृषि कार्य या खेती के अंतर्गत कुछ ऐसे वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि होते थे जो लोग बड़े पैमाने पर खेतों में इन फसलों को उगाकर फिर बेचते थे। और उसी तरह डोमेस्टिक रीजन्स, घरेलू कारणों से भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका घरेलू उपयोग किया जाता था। कल्टीवेशन ड्यूरिंग colonial rule expanded for commercial and domestic regions. Then British took forest as unproductive. They desired revenue by clearing forest for cultivation. ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारत में जो वन क्षेत्र थे वह उनके लिए कुछ विशेष उपयोगी नहीं थे, अनुत्पादित थे। अनुत्पादी अर्थात उसके उत्पाद या वस्तुएं ब्रिटिश हुकूमत के लिए फायदेमंद नहीं था। इसलिए उस पर विशेष रूप से जब किसान उसको खेत में परिवर्तित करने लगे तो उस पर ब्रिटिश हुकूमत ने बड़े पैमाने पर टैक्स लगा दिया था। दिस इज द फर्स्ट कॉज। एंड सेकेंड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे देश में दो चीजों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया था। पहला था रेलवे और दूसरा था पोस्टल
साइट्स। रेलवे का जाल पूरे देश में बड़े पैमाने पर बिछाया गया था। इसके पीछे कारण था कि बड़े पैमाने पर एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है वह सैनिक पहुंचाया जाए, आपातकालीन स्थिति में अफसर पहुंच सके, लोग पहुंच सके, इस उद्देश्य से, और सामानों की आवाजाही भी हो सके। इसलिए रेलवे का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब इस रेलवे की पटरी बिछाने के लिए उसको बड़ी संख्या में जो है सो लकड़ियों के स्लीपर की आवश्यकता होती थी। उसमें आपके किताब में ऐसा दिया हुआ है, इस पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि 1 मील या 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 1762 2000 स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस लाइन। 1 किलोमीटर लाइन के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स की आवश्यकताएं होती थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल में पेड़ों की कटाई की जाने लगी अंग्रेजों के शासनकाल में। In 1850s, the introduction of railways to India created a new demand for timbers. Britishers needed railway in India for the movement of colonial troops and trade. To run locomotive, wood was needed as fuel, and to lay railway lines, sleepers were essential to hold the tracks together. As the railways spread in India, large number of trees were cut down. और इस तरह से बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे काटे जाने लगे। इसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अर्थात यूरोपियन व्यापारी जो थे और उपनिवेशवादी ब्रिटिश हुकूमत जो थी, उन्हें बड़े पैमाने पर चाय, कॉफी, कपास, जूट, कॉटन, ये सब की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने जंगलों को काट कर उसकी जगह किसानों को कपास यानी कि कॉटन, जूट, टी, कॉफी, रबर आदि के पेड़ पौधे लगाने के लिए जबरदस्ती प्रेशर डालने लगे। इस कारण से भी जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई होने लगी। दिस इज द थर्ड कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। The colonial government took over the forest area and began giving it on contract to the European planters at a cheap rate. यूरोपीय बागान मालिकों को भारत में आकर के इस तरह के बागानी कृषि के लिए प्रेरित किया जाने लगा, और इस क्रम में यूरोप रिक्वायर्ड टी, कॉफी एंड रबर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता थी, जिसके लिए भारतीय क्षेत्र और भूभाग जो है वह बड़ा सफिशियंट था उनके लिए। दिस इज द थर्ड कॉजेज। एंड फोर्थ कॉजेज, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, वाणिज्यिक वनों का बढ़ना। वनों का वाणिज्यीकरण क्या होता है भाई? द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत ड्यूरिंग कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया ब्रिटिश प्रमोटेड द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, सुगर एंड कॉटन एज फूड ग्रेन्स वेयर नीड टू फीड राइजिंग urban population and raw materials was required for industrial productions. The demand for these crops increased in 19th century. 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर यूरोपीय कंट्री और ब्रिटेन के लिए कॉटन, जूट, सुगर आदि की आवश्यकता होने लगी एज ए रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में। इसके लिए भारत जो है वह बड़ा उपयुक्त जगह था। इसलिए यहाँ पर ऐसे वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत, ऐसा मैं आपको थर्ड पॉइंट में भी बताया हूँ, वही है फोर्थ पॉइंट में भी, इस तरह से यहाँ के किसानों को वाणिज्यिक कृषि के लिए भी प्रेशर दिया जाने लगा। और सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर दिस शिप एंड रेलवे, ब्रिटिश ट्राइड टू रेसिस्ट लोकल पीपल एंड ट्रेडर्स टू यूज फॉरेस्ट। अब यूरोप में या बहुत सारे देशों में, यूरोपियन कंट्री में बड़े पैमाने पर जहाज निर्माण के लिए, शिप जिसको कहते हैं, बड़े बड़े जल जहाज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की आवश्यकता होती थी, है ना। और यूरोपियन देश में जो है वह जंगलों में टीक जो था, टीक एक प्रकार का पेड़ होता है या ओक होता है, ओक पेड़, है ना,
उसकी जो है सो बड़े पैमाने पर वहाँ कमी थी। एज द ओक ट्री स्टार्टेड डिसअपियरिंग फ्रॉम इंग्लैंड इट राइज्ड ए सीवियर प्रॉब्लम फॉर देम एज दे सप्लाइड टू द नेवी फॉर बिल्डिंग शिप्स बाय द 1820। और नेवी के लिए जो जल जहाज बनाना था उसके लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की आवश्यकता थी। हम उसके लिए ऐसे पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त जगह जो है सो उनको भारत ही सूझता था, दिखाई पड़ता था। इसके बाद बाय द 1820s सर्च पार्टीज वेयर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और इसके लिए भारत में ऐसे है ना वन स्रोत खोजने के लिए जो है सो भेजा गया था। स्लोली टिम्बर्स बिगेन टू बी एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन इन वास्ट क्वांटिटीज। नतीजा हुआ कि बड़े पैमाने पर भारत से ऐसे टिम्बर और इमारती लकड़ी और जहाज बनाने के लिए लकड़ियों को भेजा जाने लगा। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वेयर फॉर्मुलेटेड इन 1864। 1864 ईस्वी में हमारे यहाँ भारतीय वन सेवा और वन अधिनियम, जिसको कानून कहते हैं, उसको 1864 ईस्वी में लागू किया गया। ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत पॉइंट्स में आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा। एंड 1865 रिस्पेक्टिवली। और 1865 ईस्वी में इसमें फिर से संशोधन किया गया फॉरेस्ट एक्ट में। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वह आप देख लीजिए कि डिट्रिच ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी 1864 ईस्वी में। और फॉरेस्ट एक्ट 1865 ईस्वी में पास किया था, वन अधिनियम या कानून। और इसमें ही सेट अप द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून इन 1906। 1906 ईस्वी में भारत में देहरादून में है ना वन विभाग का बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ऑफिस उसने खोला था देहरादून में। After the Forest Act was enacted in 1865, it was amended twice, once in 1878। 1865 ईस्वी में जब वन अधिनियम लागू हुआ, इसके बाद 1878 ईस्वी में इसको फिर से पारित किया गया था, संशोधन किया गया था। एंड देन इन 1927 और 1927 ईस्वी में समय समय पर इस पर संशोधन किया गया था। And then the 1878 Act divided forest into 3 categories। और इस तरह से वनों को 3 भागों में बांट दिया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, है ना। आरक्षित, प्रोटेक्टेड, संरक्षित और ग्रामीण स्तर के वन क्षेत्र बांट दिया गया था। और इसके बाद बहुत तरह तरह के जो है सो उस पर में कानून ला दिए गए थे। अब इसके अंतर्गत स्थिति ऐसी थी, है ना, कि गांव में और या वनों के समीप रहने वाले जो लोग थे, जंगल में ऐसे ही जाकर के जंगली उत्पाद, पेड़ पौधे, इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी, कंद मूल, औषधीय दवाई, पत्ती, जलावन की लकड़ियाँ, ये सब ऐसे जो है वहाँ के लोग वहाँ से नहीं ला सकते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने छोटे छोटे पशुओं को भी, मवेशियों को भी जंगल में चराने नहीं जा सकते थे। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर राइजेस मेनी टाइम्स ऑफ टैक्सेस। बहुत तरह के टैक्स जो है सो उन्होंने इस पर लाद दिया था। प्रति घंटे 10 रुपए के हिसाब से यदि गाय, बकरी, भैंस वगैरह चराने के लिए लोग जंगल में आदिवासी लोग जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। या पत्ता चुनने के लिए जाएं, इमारती लकड़ी लाने के लिए जाएं या जलावन की लकड़ी, तो उस पर में पूरी तरह से प्रतिबंध रहता था। उस पर अंग्रेजों की हुकूमत होती थी। इतना सारा था। इसके बावजूद भी बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल के ऐसे थे जिनका वाणिज्यीकरण किया गया था, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जिसका कि मैंने आपको बताया। और कुछ क्षेत्रों को सफाया करके उस पर में जो है वह व्यापार के दृष्टिकोण से पेड़ पौधे लगाने पर बल दिया जाता था। आज के वीडियो में टोटल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्स टोटल फिर मैं आपको बताऊंगा। रिबेलियन इन बक्सर, रिबेलियन इन जावा,
बक्सर में जो है जब अंग्रेजों ने इस पर में जो टैक्स लगाया था, फॉरेस्ट में एंट्री के लिए पूरी तरह बैन कर दिया था, तब ऐसी स्थिति में आदिवासियों का अस्तित्व जो है वह डैमेज होने लगा, उनका जीवन खतरे में पड़ गया। नतीजा था कि भारतवर्ष में जहां कहीं भी जंगली क्षेत्र और उसके आसपास रहने वाले जो सामाजिक लोग थे, खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी लोग, उन्होंने अंग्रेजों के इस कठोर कानून के विरोध में जो है वह विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। वह अगले पॉइंट में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।